हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए बिहार का इतिहास का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने बिहार का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम प्राचीन बिहार के ऐसे इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि आपको कभी इसके पहले कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा इतना अच्छे से, और ऐसे एक अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से चार्ट वाइज और हम पढ़ेंगे। और हम उसको जो है नक्शे के द्वारा भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन बिहार का इतिहास। इसमें जो प्राचीन बिहार का नक्शा कैसे है वो हम पहले शुरू करेंगे। प्राचीन बिहार में आपका आता है पाषाण काल, फिर आएगा वैदिक काल, इसके बाद आएगा महाजनपद काल, फिर आता है मौर्य एवं गुप्त वंश, फिर बौद्ध एवं जैन धर्म। ये जो है प्राचीन इतिहास के जितने टॉपिक हैं, यहाँ पे आपको 5 टॉपिक देखने को मिलेंगे जो प्राचीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास को जानने के, प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत हम सबसे पहले देखेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। कौन कौन सा? पुरातात्विक और साहित्यिक। किसी भी इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे स्रोत होते हैं, जिनमें पुरातात्विक होते हैं और साहित्यिक होते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे तो पहला पुरातात्विक स्रोत है पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांग अर्थात इसी का नाम है सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना एवं सोनपुर, सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तु और मृदबान प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो आपको मुंगेर, चिरांग, चेचर, मनेर और सोनपुर, इन जगहों से जो है ताम्र प्रस्तर अर्थात तांबे और पत्थरों के मृदभांड और वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। मौर्यकालीन अभिलेख की बात करेंगे तो ये लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि जो है स्थानों से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, ये जो है पुरातात्विक स्रोत हैं। और खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके, मूर्तियां आदि पुरातात्विक स्रोत के उदाहरण हैं। अर्थात ये जो है सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? सिक्के, मनके, मूर्तियां और बहुत सारी जैसे वस्तुएं हैं जो हमें वहां से प्राप्त होती हैं खुदाई के द्वारा, वो होते हैं पुरातात्विक स्रोत। हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में, और साहित्यिक स्रोत में हमें कहाँ कहाँ से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला है आपका रामायण, फिर महाभारत, पुराण। बौद्ध रचनाओं की बात करेंगे तो अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय, विनय पिटक। जैन रचनाओं में जो है भगवती सूत्र आदि जो है प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। ये किस लिए साहित्यिक स्रोत है? प्राचीन बिहार के बारे में जानने के जो है प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त जो है यात्रियों के विवरण से भी प्राचीन इतिहास के बारे में जो बिहार है उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उसमें जो है बिहार का उल्लेख है। पायन, हितसिंह और हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत से भी बिहार के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से भी प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण का अर्थात पत्थरों का काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल में पढ़ेंगे हम पूरा पाषाण काल। सबसे पहला है तो इस काल में मानव आखेटक अर्थात शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो कैसा था? एक आखेटक अर्थात शिकार करता था। वो शिकार करके अपने को जो है जीवन यापन करता था। जीवन यापन के लिए जो है मानव सिर्फ और सिर्फ शिकार पर, ये जो है शिकार पर आश्रित था। शिकार पर आश्रित था मानव, आप ये कह सकते हो। ठीक है, और वही जो है शिकार करके जो है अपने खाद्य को, खाना को, जैसे होते हैं खानों को तैयार करता था। अगला है दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। जो दक्षिण बिहार है आपका मुंगेर, ये जो दक्षिण बिहार का मुंगेर और नालंदा वाला जो जिला है, यहाँ से आपका जो है खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी प्राप्त हुई थी। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं।
अर्थात 1,00,000 ईसा पूर्व, मतलब बहुत पुराने अवशेष हैं ये सभी। नेक्स्ट है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो ये आपका इस काल में मानव आखेटक अर्थात शिकार करना, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक तीनों हो गया था। आखेटक भी शिकार भी करता था, खाद्य संग्रहण भी करता था और पशुपालन मतलब पशु पालने लगा था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु किसको बनाया गया था, तो वो है आपका कुत्ता। डॉग को सर्वप्रथम जो है पालतू पशु बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए थे। जो मुंगेर जिला है, मुंगेर जिले से छोटे आकार के बट तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए थे। ये अवशेष भी लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। अगले है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करेंगे तो इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था, अर्थात जो फसलों को उगाने लगा था। याद रखिएगा, यहाँ पर मानव जो है नवपाषाण काल में फसलों को उगाने लगा था, खेती करना सीख गया था। याद रखिएगा। और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था, बस्तियां भी बना ली थी इसने, मतलब बहुत सारे लोग झुंड में रहते थे एक बस्ती बना के। नवपाषाण काल के अवशेष जो है बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए। जो मैदानी भाग है वहां से इसके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और चिरांद अर्थात सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सनुआर, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, हड्डियों के औजार जो है आपके 4 जगह से मिले हैं, सारण, वैशाली, पटना, रोहतास। अगला है कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुफा चित्र की बात करेंगे तो कैमूर की पहाड़ियां, नवादा और जमुई, ये जो है 3 जिलों से यहाँ पे गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। और आप दोस्तों इसका ना नोट्स जरूर बनाते जाएं, आप जो है कॉपी में इसे लिखते जाएं, जिससे कि आपके सुनेंगे भी और लिखेंगे तो आपको पूरा इतिहास इसका याद हो जाएगा। आप इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। और अगर इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 6386953102। इस नंबर पर आप पीडीएफ के लिए हाई भेज सकते हैं, और या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की बात करेंगे तो ताम्रपाषाण काल में जो चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से जो है ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। और यहाँ से जो है इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त जो है ताम्र उपयोग के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ गया, ताम्रपाषाण काल। तांबे और पत्थर दोनों के जो है यहाँ पे औजार देखने को मिले। और ये अवशेष जो है लगभग 1,000 ईसा पूर्व के हैं। जो यहाँ से औजार प्राप्त हुए हैं ये 1,000 ईसा पूर्व के हैं। अब आएगा आपका वैदिक काल, वैदिक एज। वैदिक एज यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखेंगे वैदिक काल में पहला आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वहां पर वेदों पर आधारित इस देश को जो है वैदिक सभ्यता कहा गया। अगला है वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेता है। वैदिक सभ्यता का काल विभाजन कब से कब तक है। पूर्व वैदिक काल ये जो है 1500 से 1,000 ईसा पूर्व में है, और उत्तर वैदिक काल ये आपका 1,000 से 6,000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल। इसकी बात करेंगे तो ये आपका पूर्व वैदिक काल जो है और ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। तो पूर्व वैदिक है अर्थात ऋग्वैदिक जो सभ्यता है इसका जो विस्तार है आपका बिहार क्षेत्र में नहीं था। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है ये आपको गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में तो विस्तार हुआ था। अगला बात करेंगे जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें जो है बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत और मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। जो विदेह है यह आपका तिरहुत और मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और एवं व्रात शब्द से संबोधित किया गया है। कीकट एवं व्रात शब्द से संबोधित किया गया है। और वराह पुराण में कीकट को अपवित्र देश कहा गया है। जो वराह पुराण है, वराह पुराण में जो है कीकट को अपवित्र प्रदेश
भाग गया है। अपवित्र प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, याद रखिएगा। अपवित्र प्रदेश किसको कहा गया है? तो हम बात करेंगे महाजनपद काल। महाजनपद कालों की बात करेंगे, इसमें जो है ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद की बात करेंगे तो ये आपका जो है विस्तार बिहार क्षेत्र से बाहर हुआ। तो 3 महाजनपद यहाँ पर, वो उनका विस्तार जो है बिहार क्षेत्र में था। ठीक है, कौन कौन से हैं? वज्जी, पहला है आपको वज्जी अर्थात लिच्छवी, ये आपको वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में ये स्थित है वज्जी, ये लिच्छवी महाजनपद। मगध महाजनपद की बात करेंगे तो आपको पटना, गया, नालंदा क्षेत्र, ये जो है इस क्षेत्र में स्थित है मगध। अगला है आपका अंग। अंग महाजनपद की बात करेंगे तो ये आपका भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र में स्थित है। और ये जो है बिहार के 3 महत्वपूर्ण महाजनपद हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे वज्जी संघ महाजनपद। ये वज्जी संघ महाजनपद है, इसकी बात करेंगे। वज्जी संघ जो है 8 राज्यों का संघ था। कितने राज्यों का? ये 8 राज्यों का संघ, अट्ठकुल बोलते हैं। ठीक है, 8 राज्यों का संघ था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु। इस संघ के 8 जनपद थे। ठीक है, वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। इसमें जो है वज्जी महासंघ जो है, इसमें 8 जनपद स्थित थे, 8 जनपद इसमें शामिल थे। और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद की बात करेंगे वो था आपका लिच्छवी महाजनपद। जो लिच्छवी महाजनपद है सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे याद कर सकते हो कौन कौन से वज्जी संघ में कौन कौन से हैं। वज्जी है, लिच्छवी है, ज्ञात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु, ये 8 महाजनपद वज्जी संघ में स्थित है। अगला है लिच्छवी। लिच्छवी महाजनपद सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिच्छवी की जो राजधानी थी वो थी आपकी वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की जो स्थापना है वो राजा विशाल ने की थी। जो राजा विशाल थे उन्होंने वैशाली नगर की स्थापना किया था। अगला है लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। कुंडग्राम जो है कुंडग्राम के ज्ञात्रक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला है वज्जी संघ अर्थात लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी ये लास्ट एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। तो वज्जी जो संघ है इसको लिच्छवी अर्थात लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीएससी में भी पूछा गया है। अगला है आपका मगध जनपद। मगध जनपद हम पढ़ेंगे मगध जनपद के बारे में। मगध जो है राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से जो है सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। जो मगध जनपद है ये आपको सबसे अधिक शक्तिशाली था। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है यह आपको गिरिब्रज राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। जो मगध जनपद है यह आपको 5 पहाड़ियों से घिरा था। मगध का जो विस्तार है मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। जो पटना और जो गया क्षेत्र है यहाँ तक था। जैसे कि यहाँ पर आपका पटना है, इसके नीचे पर यहाँ से आपका जो है ये जैसे गया, इतने पूरे इलाके में जो है इसका मगध जनपद आपका स्थित था। ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अगर आपसे पूछता है जो मगध जनपद है इसका जो है सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? मगध जनपद का उल्लेख जो है आपका अथर्ववेद में मिलता है। मगध जनपद का जो उल्लेख है ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है आपका अंग महाजनपद। अंग महाजनपद, तो अंग महाजनपद की बात करेंगे। जो अंग महाजनपद है आपका, अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ? भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में हुआ था अंग महाजनपद का विस्तार। और जो है अंग महाजनपद की बात करेंगे तो इसकी राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी
वो आपके जनपद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है। ठीक है। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। जो मगध के शासक बिंबिसार थे वो आपके मगध को जो है ब्रह्मदत्त को हरा करके मगध शासक बिंबिसार ने जो अंग को मगध में मिला लिया था। तो अंग जनपद था, इसको कहां पर मिला लिया था? मगध। अभी आपको बताया आपको मगध में कौन कौन से आते हैं? पटना और गया। यहाँ पे जो है चंपा को भी मिला लिया, अंग महाजनपद को मिला लिया। इसी में किसने मिलाया था? वो आपको बिंबिसार ने मिलाया था। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार इसे आप देख सकते हो और याद रख सकते हैं। और यहाँ से आपका फिर कौन सा शुरू होगा? यहाँ पे आपका मगध। यहाँ पे मगध का उत्कर्ष, मगध जो साम्राज्य है, मगध महाजनपद है, मगध का यहाँ से आपका उत्कर्ष स्टार्ट होता है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।